अच्छा, हम नम्स का 2024 का भी जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बायोलॉजी पोर्शन को डिस्कस करते हैं। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन है, ये वाला पेज थोड़ा सा ब्लर है, फिर आगे वाले पेज सही है। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है विच फंक्शन कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स। ठीक है, ये पूछ रहा है कि लिपिड्स के कौन सा फंक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। रिकग्निशन ऑफ सेल्स हैविंग नॉन सेल सरफेस मार्कर्स। ठीक है, पहला ऑप्शन ये है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है, मेंटेनेंस सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा होगा कि मेम्ब्रेन परमेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा प्रोटीन लिपिड से कंट्रोल करती है, तो बहुत ऑब्वियस है। ठीक है, ये तो होगा। तो कैन नॉट पूछ रहा है तो ये तो होगा। अच्छा, कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन अक्रॉस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये भी लिपिड्स यूजुअली करा होता है, बट चलें हम आगे अगला ऑप्शन भी पढ़ते हैं। बाइंडिंग लाइगेंड्स फॉर इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स। ठीक है, तो अगर आपको लिपिड्स का सिर्फ जो मेन फंक्शन भी पता है कि ये क्या परमेबिलिटी को कंट्रोल करता है, फ्लेक्सिबिलिटी को कंट्रोल करता है, तो अगर ये वाला सिर्फ फंक्शन भी पता है बाकी नहीं भी पता, तो अब डी ऑप्शन को देख के रूल आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स जो लाइगेंड जो होते हैं जितने भी, जैसे हम पढ़ते हैं अगर ये सेल है, सेल की ये मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर जितने भी चैनल्स हैं, कोई ऐसे चैनल्स हैं जैसे सोडियम पोटेशियम एटीपीएज है, कोई भी चैनल्स हैं जिन्होंने आयंस को अंदर लाना है, बाहर लेके जाना है, वो सारे प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो प्रोटीन्स का जो डी ऑप्शन है ये होगा, क्योंकि ये वाला काम लिपिड नहीं कर रहा और यही पूछना चाह रहे हैं वो। अच्छा भाई, अगला है फॉलो द रूट ऑफ पेप्सिनोजन सिक्रीटेड बाय ज़ाइमोजेन सेल्स। ठीक है, पेप्सिनोजन क्या है? एंजाइम है, और एंजाइम क्या होता है? हमेशा प्रोटीन होता है, और प्रोटीन हमेशा कहाँ बनता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप सबसे पहले ढूंढें कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे पहले कहाँ आएगा, सबसे पहले वहाँ से बनेगा, तो ये सी ऑप्शन है, यहाँ बनेगा। फिर स्मूथ के पास जाएगा, गोल्जी और सिक्रीटरी वेसिकल, तो सी ऑप्शन इसका होगा। उसके बाद लॉस रिएक्टिविटी, अच्छा लो रिएक्टिविटी होगा, लेस रिएक्टिविटी लिखा हुआ है, सॉरी लेस रिएक्टिविटी सही है। लेस रिएक्टिविटी ऑफ सक्रोज ड्यू टू इट्स, क्यों है सक्रोज की? हमने पढ़ा है कि सक्रोज ही नॉन रिड्यूसिंग शुगर है डाइसेक्राइड्स में, बाकी सारे रिड्यूसिंग है। ठीक है, डाइसेक्राइड जितने भी हैं उनमें सब में सिर्फ सक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है। क्यों? क्योंकि इसके बाद फ्री एल्डिहाइड और कीटोन नहीं होता। रिड्यूसिंग होने के लिए चाहिए कि एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप जो है वो फ्री मौजूद हो, इसके बाद फ्री नहीं होता, इसलिए नॉन रिड्यूसिंग होता है। नॉन रिड्यूसिंग है तो रिएक्टिव भी नहीं होगा। जब रिएक्टिव नहीं होगा तो हम ऐसे ही सब्सटेंस को मीडियम के तौर पे यूज़ करते हैं जो कि रिएक्टिव नहीं होता। ये आगे सवाल भी आएगा। तो लेस रिएक्टिविटी क्यों है? क्योंकि इसके पास फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नहीं है, नॉन रिड्यूसिंग है, तो ये इसके बॉन्ड की वजह से अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वो है जो ग्लूकोज और ग्लूकोज को आपस में जोड़ता है। तो एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 दूसरे ग्लूकोज के कार्बन नंबर 2 से जुड़ा होगा, और इसके पास कोई एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप फ्री मौजूद नहीं होगा, तो ये इसका मतलब ये अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अच्छा, अगला है सक्रोज यूज है ट्रांसपोर्ट कार्बोहाइड्रेट। वही जो मैंने समझा रहा था, ट्रांसपोर्ट कार्बोहाइड्रेट क्यों यूज़ हो रहा है? क्योंकि ये नॉन रिड्यूसिंग है तो लेस रिएक्टिव है। जब हम ऐसे ही सब्सटेंस को यूज़ करेंगे जो किसी और के साथ रिएक्ट ना करे, वरना अगर ऐसे को यूज़ कर लिया किसी और के साथ रिएक्ट करे, वो तो रिएक्शन ही करता रहेगा और हमारा जो ट्रांसपोर्ट का काम है वो एम पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये इसका आंसर होना चाहिए आपके पास, इट डज़ नॉट, नहीं, इसका आंसर आपके पास होगा बी। ठीक है, इट इज़ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये वाला। ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इस वजह से इसको हम यूज़ करते हैं। अच्छा भी उसके बाद अगला सवाल है कोरोना वायरस से इन्वेलप वायरस। ठीक है, इन्वेलप वायरस है, इसके ऊपर इन्वेलप मौजूद है। हम आगे क्या करें, हैंड सैनिटाइजर्स एंड सरफेस क्लीनर्स वर रिकमेंडेड टू अवॉइड कोविड एपिडेमिक। ठीक है, हैंड सैनिटाइजर क्लीनर्स हम यूज़ कर रहे थे जब कोविड था। तो विद प्रॉपर्टी ऑफ कोरोना वायरस, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है मेड दीज प्रोडक्ट्स इफेक्टिव। तो ये कहना चाह रहे हैं कि हैंड सैनिटाइजर वगैरह क्यों यूज़ कर रहे थे, उसका फ़ायदा क्या हो रहा है, एक्चुअली ये पूछ रहे हैं। तो अगर जनरल वायरस का स्ट्रक्चर देखें तो उसके पास एक कोड होता है जैसे मैंने बनाया, और कोड के अंदर वाले के स्ट्रक्चर को हम कोर कहते हैं। कोर के अंदर एंजाइम्स और जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है, और एंजाइम्स आपको पता होगा, एंजाइम्स टेम्परेचर सेंसिटिव भी होते हैं, पीएच सेंसिटिव भी होते हैं। ठीक है, तो जो हैंड सैनिटाइजर्स हैं ये पीएच जाके पीएच के इसके इफेक्ट को टारगेट करते हैं, और पीएच को क्या कर देते हैं, इसके चेंज करके इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो पीएच सेंसिटिविटी इसका आंसर है। अगला होगा प्रोटीन विद टर्शरी स्ट्रक्चर। ठीक है, आई हेल्पफुल इन। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि टर्शरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का होता है वो ग्लोबुलर होती है, मतलब गोल प्रोटीन होती है, और फंक्शनल प्रोटीन्स होती हैं। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो फिब्रस मतलब धागेनुमा प्रोटीन होती है, और वो स्ट्रक्चर होती है, कोई स्ट्रक्चर बना रही होती है। तो टर्शरी स्ट्रक्चर है तो हमें अब ये पता होना चाहिए कि कोई फंक्शन परफॉर्म करी होगी प्रोटीन। हम देख लेते हैं फंक्शन कौन सा परफॉर्म करी है ये। तो कैरिंग मैसेजेस फ्रॉम ग्लैंड टू टारगेट ऑर्गन, ये हार्मोन का काम है, और ये कोई फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, बिल्कुल सही है। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ एपिथेलियल लाइनिंग। ठीक है, ये कोई स्ट्रक्चर है, ये नहीं होगा। उसके बाद मेकिंग द मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये भी कोई स्ट्रक्चर, ये भी नहीं होगा। हेल्पिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये मायोसिन करता है। ठीक है तो ये भी फंक्शन, मगर मायोसिन परफॉर्म करता है, मायोसिन सेकेंडरी प्रोटीन है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद अगला है रीबाउंडिंग इज प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटनिंग दी कर्ली हेयर्स, ठीक है। कर्ली हेयर्स को स्ट्रेट करते हैं और विच बॉन्ड इज टारगेटेड बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ठीक है। हम कर्ली हेयर्स को स्ट्रेट करते हैं तो हम ऐसे कौन से बॉन्ड इसमें तोड़ते हैं ये पूछ रहे हैं, टारगेट करते हैं, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हैं वो टारगेट करते हैं कौन से बॉन्ड को। तो आपको एक बात जो सबसे बेसिक बात है वो पता होनी चाहिए, हेयर और नेयर्स में एक प्रोटीन होती है, इसको केराटिन प्रोटीन कहते हैं, वो मौजूद होती है। और प्रोटीन हमेशा किससे बनी होती है, अमाइनो एसिड से, और अमाइनो एसिड में सल्फर होता है, आपने पढ़ा होगा सल्फर फास्फोरस वगैरह मौजूद होते हैं। तो सल्फर और सल्फर जब आपस में मिलता है तो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये किसको टारगेट करता है डाइसल्फाइड बॉन्ड को, जो अमाइनो एसिड में सल्फर आपस में जुड़े हुए। अगला है आयंस ऑफ हैवी मेटल्स, ठीक है, आर हार्मफुल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो हैवी मेटल्स के आयंस हार्मफुल होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, क्यों, बिकॉज ऑफ द एबिलिटी टू, ये ऐसे क्या करते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो अब हमने इसका आंसर बताना है। तो जो आयंस ऑफ हैवी मेटल्स हैं ये क्या होते हैं, ये इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है। हमने एंजाइम में पढ़ा है, एंजाइम में अगर ये एंजाइम है तो एंजाइम के इनहिबिटर्स क्या करेंगे, या तो एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देंगे या तो इसकी एक्टिविटी को कम कर देंगे, दोनों में से कम करेंगे। तो यहाँ पर एक्टिविटी क्लीव न्यूक्लिक एसिड ऐसे कुछ नहीं है, इंटरफेयर फैट मेटाबॉलिज्म ऐसे भी कुछ नहीं है, ब्रेक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ऐसे भी कुछ नहीं है। तो डिस्टेबलाइज प्रोटीन या डिस्ट्रॉय प्रोटीन, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है आपके पास चूज दी ऑप्शन शोइंग द करेक्ट लेबलिंग और डायग्राम। इन्होंने बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। यहाँ पर ये शो किया हुआ लाइट रिएक्शन, ये मेंशन भी किया हुआ, यहाँ पर शो किया हुआ केल्विन या डार्क रिएक्शन। तो ये पूछ रहे हैं लाइट रिएक्शन के अंदर क्या चीज़ आती है, प्रोडक्ट क्या निकलता है। ऐसे ही डार्क रिएक्शन में अंदर क्या चीज़ आती है, प्रोडक्ट क्या निकलता है। तो लाइट रिएक्शन में आपको पता है कि हम वाटर को यूज़ करते हैं और बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन को निकालते हैं, और डार्क रिएक्शन में हम कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और एज अ बाय प्रोडक्ट शुगर बनता है, ग्लूकोज वगैरह कुछ भी बन सकता है। तो ए हम H2O होना चाहिए, तो बी और सी में है। उसके बाद जो है बी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, बी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, ठीक है। तो बी कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसका आंसर जो है वो आपके पास सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारे ये ऑक्सीजन है, ठीक है, सी जो है ऑक्सीजन है और डी शुगर है वही। अच्छा बी, अब सी आंसर है, यहाँ पर सी मार्क कर दो। अच्छा, ड्यूरिंग मैकेनिज्म विच मैकेनिज्म वुड बी कम्प्रोमाइज इन द एब्सेंस ऑफ साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपको ये चीज़ आप पता होगी, बायोएनर्जेटिक्स में पढ़ा है कि साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स का क्या फंक्शन है, कि ये पंप करता है H+ आयंस को, ठीक है। H+ आयंस को पंप करता है और ग्रेडियंट बनता है, उस ग्रेडियंट से फिर हम ATP बना रहे होते हैं, ठीक है। ये डिटेल आप अगर नहीं पढ़े, बायोएनर्जेटिक्स के पूरे चैप्टर है वो आप जाके पढ़ सकते हैं, मैं प्लेलिस्ट है MD-CAT के लिए। तो ये ग्रेडियंट बनाता है। तो अब हम इसका यहाँ से ये चीज़ अगर आपको पता है तो हम आंसर देख लेते हैं। रिडक्शन ऑफ रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल, ऐसा नहीं है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी नहीं है। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट इन्वेंशन ऑफ प्रोटॉन हम H+ आयन को ही कह रहे होते हैं, अगर थैलाकोइड मेम्ब्रेन, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस आइसोमराइजेशन टेक प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ, तो क्या कह रहे हैं, दो जिन्होंने कंपाउंड शो किए हुए हैं, तो दोनों में ऐसे बताने हैं कि दोनों में आइसोमराइजेशन हुई हो। तो अब चेक कर ले, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड 2-फॉस्फोग्लाइसरेट। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में नहीं होती, DHAP होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइसोलाइड 3-फॉस्फेट में, ठीक है। तो इसमें नहीं हो रही, ये आइसोमराइज हो के G3P में कन्वर्ट हो रहा है, तो DHAP के बनाने के लिए नहीं हो रही। तो 2-फॉस्फोग्लाइसरेट के लिए बिल्कुल हो रही है, 3-फॉस्फोग्लाइसरेट से बनना होता है, तो ये गलत हो जाएगा, एक में हो रही है एक में नहीं। अगला चेक करते हैं भाई, अगला है G3P एंड फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, तो ये बिल्कुल सही है। मैंने बताया DHAP कन्वर्ट हुआ G3P में ही है, और फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनता है, ये बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद अगले चेक कर लेते हैं, PEP फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है इसमें और पायरुवेट में ऐसा नहीं हो रहा कुछ, ठीक है, आइसोमराइजेशन। फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट सही है, ये तो हो रहा है, और 3-फॉस्फोग्लाइसरेट इसमें नहीं हो रही, तो पहले में हो रही है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज इन C4 प्लांट। देखिए C4 प्लांट्स में फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है इसका कार्बोक्सिलेज फंक्शन होता है। C3 प्लांट में जो है ये ऑक्सीजनेज फंक्शन करता है। अब ये आगे क्या कह रहे हैं, इनेबल देम टू अवॉइड फोटो रेस्पिरेशन। ये फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है ये होता है, और ये कार्बोक्सिलेज फंक्शन करता है, रिस्ट्रिक्ट होता है सिर्फ कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज फंक्शन नहीं करता। तो हमने ये आंसर ढूंढना है। तो प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इन हाई कंसंट्रेशन, ऐसा कुछ नहीं है। एब्सेंस ऑफ रुबिस्को नहीं। उसके बाद PAP कार्बोक्सिलेज बीइंग स्ट्रिक्टली कार्बोक्सिलेज, ये है, ठीक है। ये ऑक्सीजनेज फंक्शन जो है नॉर्मल होता है वो नहीं करता C4 प्लांट्स में, सिर्फ कार्बोक्सिलेज फंक्शन कर रहा होता है, ठीक है, हार्श कंडीशंस वगैरह में। अच्छा, फैट्स एंड प्रोटीन्स कैन बी यूज इन रिस्पिरेटरी फ्यूल, ठीक है। फैट्स और प्रोटीन को मेन सोर्स ऑफ रिस्पिरेटरी फ्यूल, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी तो ग्लूकोज है, मगर अगर ग्लूकोज कम हो जाए बॉडी में तो फैट्स और प्रोटीन भी हमें एनर्जी दे सकते हैं टूट के। तो यही कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स एज कॉमन मॉलिक्यूल
प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कैटाबॉलिज्म। तो कॉमन मॉलिक्यूल कौन सा होता है? तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, हमेशा सब टूट के एसिटाइल कोए बना रहे होते हैं, सब टूट के एसिटाइल कोए। पायरुवेट तो सिर्फ ग्लूकोज टूट के बनाएगा, और ग्लाइकोलाइसिस में G3P लैक्टेट तो बनता है जब फटीक हो जाए, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह करें तो मसल फटीक में, तो एसिटाइल कोए बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस हैज अ डबल स्ट्रैंड DNA जीनोम? अच्छा, अब ये आपको ये याद करना पड़ेगा। रूबेला में सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इन्फ्लुएंजा में सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, HIV सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, जो स्मॉल पॉक्स है वो डबल स्ट्रैंडेड DNA जीनोम है। अगर सिंगल स्ट्रैंडेड DNA जीनोम वो पार्वो वायरस है, ठीक है, ये आपको कुछ याद करने पड़ेंगे। अच्छा, एंजाइम इज कैपेबल ऑफ एक्टिंग ऑन अ वाइड रेंज ऑफ रिलेटेड सबस्ट्रेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग है प्रॉपर्टी ऑफ दिस एंजाइम? तो ये कह रहा है कि वाइड रेंज में कब हमने दो मॉडल पढ़े, लॉकेंट की में क्या था, जो एक्टिव साइट थी वो क्या थी, वो बिल्कुल फिक्स थी, और इंड्यूस फिट मॉडल था दूसरा। इसमें एक्टिव साइट थोड़ा सा क्या हो रही थी, अपनी शेप चेंज कर सकती थी। तो वाइड रेंज का मतलब ये है कि शेप चेंज करे। तो हमने अब ये पढ़ना है कि इनफ्लेक्सिबल तो बिल्कुल नहीं है, वाइड रेंज में अगर इनफ्लेक्सिबल हो तो लॉकेंट की है तो शेप चेंज ही नहीं करेगी। उसके बाद दूसरा रेगुलेटरी एंजाइम, इसका आंसर सी हो जाए। अगले पढ़ते हैं नॉन रेगुलेटरी एंजाइम। नॉन रेगुलेटरी एंजाइम का यही मतलब है कि वो उसकी जो एक्टिव साइड है लॉकेंट की तरह ही काम करे। और हाईली स्पेसिफिक का मतलब ये है, लॉकेंट की भी बिल्कुल स्पेसिफिक होता है, शेप चेंज नहीं करता। तो A, C और D जो है वो लॉकेंट की को शो करें, और रेगुलेटरी एंजाइम जो है अपनी शेप चेंज कर सकता है, ये इंड्यूस फिट को शो कर रहा है, जो कि इसका आंसर होगा। All of the following responsible for better survival of encapsulated bacteria except, ऐसे बैक्टीरिया जिनके अराउंड कैप्सूल मौजूद हो उनकी सर्वाइवल जो है वो बेटर हो सकती है। ऐसे हमने सब बताने हैं, सिर्फ एक इसमें जो गलत कौन से वो देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं, जो इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है वो हाई पैथोजेनिसिटी होती है, बिल्कुल सही है। ये ज़ाहिर है विद स्टैंड डिहाइड्रेशन, उसके अराउंड प्रोटेक्टिव कवरिंग है, तो डिहाइड्रेशन को भी प्रोटेक्ट कर लेता है। उसके बाद इसका जो अगला है स्ट्रिक्ट एडिशन टू इंटरनल सेफी, ये बिल्कुल से ये कैप्सूल की मदद से वो एडिशन कर सकता है। इजी रिकग्नाइजेशन बाय होस्ट, ये नहीं है, क्यों? क्योंकि कैप्सूल का फंक्शन है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, तो ये अगर रिकग्नाइज होस्ट से हो जाए तो प्रोटेक्शन थोड़ी हो रही है, तो ये इसका आंसर होगा, एक्सेप्ट पूछा हुआ। प्रोबायोटिक्स इन इन्फेंट्स फार्मूला मिल्क आर द नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा टू बैक्टीरियल नॉर्मल फ्लोरा होता है, ऐसा फ्लोरा हमारी जगह जगह बॉडी में बैक्टीरियास मौजूद होते हैं, वो बैक्टीरिया में नुकसान नहीं पहुंचाते, वो हमें प्रोटेक्ट करे होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल बैक्टीरिया फ्लोरा उसको हम कहते हैं। माउथ में भी होगा हमारे, और डिफरेंट रीजन्स में, GI ट्रैक वगैरह हर जगह मौजूद होता है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं दे कीप द बेबीज़ हेल्दी बाय डूइंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। ये पूछ रहे हैं कि उनके फार्मूला में मिल्क में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो नॉर्मल फ्लोरा में काम करते हैं और बच्चों को हेल्दी रखते हैं। तो एक इसमें गलत ऑप्शन हमने ढूंढना है। जो नॉर्मल फ्लोरा है वो बिल्कुल वाइटामिन्स प्रोड्यूस करते हैं, हमारे जो इंटेस्टाइन में E. coli होता है वो विटामिन K प्रोड्यूस करता है, तो बिल्कुल सही आपने पढ़ा होगा ये। उसके बाद किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया, तो ये नहीं करते, मैं आपको आगे बढ़ता हूँ फिर ये बताता हूँ। प्रिवेंट कॉलोनाइजेशन ऑफ पैथोजेंस, ये करते हैं, वो और बैक्टीरिया को आने से रोक देते हैं, हमें बचाते हैं, मगर ये नहीं और बैक्टीरिया आते हैं उनको मारते नहीं है, ठीक है। उसके बाद इन्हेंस इम्यूनिटी, तो ये अगर प्रिवेंट करें पैथोजन को आने से, तो इम्यूनिटी को कुव्वत मुदाफ़त को भी इन्हेंस करें, तो ये मारते नहीं है, तो ये इसका 20 का ऑप्शन है, आंसर है। एक्टिवेशन ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट एंजाइम्स नीड अ रेगुलेटरी मॉलिक्यूल एक्सेप्ट, ठीक है, सबको एक्टिवेट होने के लिए एक रेगुलेटरी मॉलिक्यूल चाहिए होता है, एक के अलावा कौन सा, अब मैं बताता हूँ। देखिए पेप्सिनोजन जो है ये इनएक्टिव एंजाइम है, ये कन्वर्ट होता है पेप्सिन में, और HCl इसको कन्वर्ट कराते हैं जब एसिडिक pH इसको देता है। ऐसे ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट होता है ट्रिप्सिन में कब, जब इंटेरोकाइनेज से ये रिएक्ट कर जाता है, इंटेरोकाइनेज ये इंटेस्टाइन में मौजूद होता है। और ट्रिप्सिनोजन पे काइमोट्रिप्सिनोजन जो कि ये पैंक्रियाटिक जो इसका एंजाइम है इसको काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये सारे ऐसे हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज़ हो रहे हैं और कोई ना कोई चीज़ की वजह से ये फिर अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। मगर रिप्सिन एक एंजाइम है जो स्मॉल इंटेस्टाइन का एंजाइम है, ये एक्टिव फॉर्म में ही रिलीज़ होता है, तो ये इसका आंसर होगा। अच्छा, अगला है वीकेंड पेपिलरी मसल ऑफ राइट वेंट्रिकल। मैं हार्ट का बना लेता हूँ बेसिक स्ट्रक्चर। ये राइट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। तो जो वीक हो जाए राइट वेंट्रिकल ये वाला रीजन, तो इससे क्या होगा, ब्लड जो है रिजल्ट इन कॉन्स्टेंट बैक फ्लो ब्लड वापस कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया था, जब वीक हो जाएगा तो राइट वेंट्रिकल से वापस से राइट एट्रियम में चला जाएगा। बहुत सिंपल है, तो राइट एट्रियम इसका आंसर हो जाएगा। अ पर्सन विद रिमूव गॉल ब्लैडर एक्सपीरियंसेस डिफिकल्टी इन फैट डाइजेशन। जो गॉल ब्लैडर है इसका काम होता है बाइल को रिलीज़ करना, और बाइल का काम क्या है, फैट को इमल्सिफाई करना, छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ना ताकि उसकी डाइजेशन आसानी हो जाए। तो एब्सेंस ऑफ बाइल हो जाएगा, गॉल ब्लैडर नहीं है तो बाइल कौन रिलीज करेगा। एंजाइम कैटलेज प्रोटेक्ट द प्लांट फॉर्म। कैटलेज कहाँ मौजूद होता है, पेरोक्सीसोम में एक ऑर्गेनेल वहाँ मौजूद होता है, और ये जो हमारे पास टॉक्सिक मटेरियल्स हैं उनको लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट करता है। जैसे H2O2 एक टॉक्सिक मटेरियल है, ये कैटलेज की मदद से वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, तो कैटलेज ये काम करता है। तो अब पढ़ लेते हैं, डिहाइड्रेशन में कोई काम नहीं है, फोटो रेस्पिरेशन में काम नहीं है, टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ अल्कोहल मेटाबॉलिज्म, जब भी टॉक्सिक का इफेक्ट आ जाए तो ये कैटलेसिस में काम कर रहा होता है, और प्रोटीन लॉस में कोई नहीं है, तो सी इसका ऑप्शन है।
विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिलेटेड टू वेन्स। आपको पता होगा वेन्स में क्योंकि ब्लड प्रेशर कम होता है तो इसमें वेल्व्स होते हैं, वेल्व्स ताकि ब्लड बैक फ्लो ना करे, प्रेशर ऑलरेडी कम है। और दूसरा इसकी वॉल थिकनेस क्या होती है, कम होती है। ये तो आप बेसिक चीज़ें हमको पता होंगी। तो अब यहाँ देख लेते हैं, वेल्व्स प्रेजेंट होंगे तो ए और सी में से होगा, वॉल थिकनेस थिनर होगी तो सी इसका ऑप्शन। अगर आपको डायमीटर नहीं भी पता तो सी आप आराम से मार्क कर सकते हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी कंप्रोमाइज इन द एब्सेंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। अगर लिम्फेटिक सिस्टम ना हो तो क्या चीज़ कंप्रोमाइज़ नहीं होगी। आपको मैं थोड़ा सा फंक्शन बताऊँ लिम्फेटिक सिस्टम का। हमारे ये ब्लड वेसल है, ब्लड से जब ब्लड जा रहा होता है तो प्रेशर ज़्यादा होता है, तो प्रेशर से कुछ ब्लड बाहर निकलता है। मैं यहाँ दोबारा बनाऊँ, ये ब्लड कैपिलरी, यहाँ से ब्लड जो है कुछ बाहर निकल जाता है, तो लिम्फेटिक सिस्टम मौजूद होता है उस ब्लड को दोबारा रिजॉल्व करके दोबारा बैक टू सर्कुलेशन लाने में। तो कुछ ब्लड जो है बाहर निकला, जैसे 30 लीटर निकला तो 30 में से 27 तो खुद ही ब्लड वेसल में रिजॉल्व हो जाएगा, मगर 3 लीटर लिम्फेटिक सिस्टम से होते हुए आएगा। तो ये मेंशन है 30 लीटर बाहर निकला, 27 तो खुद ही रिजॉल्व कर लेगा, 3 लीटर लिम्फेटिक सिस्टम में जाएगा। तो ये इसका फंक्शन है। अब हम पढ़ते हैं, तो ब्लड से लेना देना है। अगर लिम्फेटिक ना हो तो जो 3 लीटर निकला है तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। जब ब्लड कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर खुद कम हो जाएगा। तो इसका ये बिल्कुल सही है। ये पूछ रहे हैं कि एब्सेंस हो जाए इसकी, तो ये तो ऑप्शन सही है ये वाला। उसके बाद हम पढ़ते हैं ब्लड कंपोजिशन। ब्लड कंपोजिशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी, ज़्यादा ब्लड एब्जॉर्ब भी नहीं होगा तो ब्लड कम हो जाएगा। उसके बाद डिफेंस मैकेनिज्म, ब्लड के अंदर हमारी बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि डिफेंस में भी काम करी होती हैं ब्लड की बॉडी की इम्यूनिटी में, तो ये भी होगा। तो ये जो बी है, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्या है कि एब्सेंस इसकी हो भी जाए तो कोई ये वाला जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाएगी। उसके बाद द प्रेजेंस ऑफ विच मॉलिक्यूल डिस्टिंग्विश ब्लड फ्रॉम इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, कौन सा मॉलिक्यूल है जो ब्लड को इंटरस्टिशियल फ्लूइड से अलग करता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या है कि ये अगर ब्लड है, ब्लड कैपिलरी है, ये टिश्यू है, तो यहाँ जो बीच में फ्लूइड मौजूद है ये वाला पूरा, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। यहाँ से ब्लड यहाँ आएगा और यहाँ से चीज़ें एब्जॉर्ब होंगी टिश्यूज़ में, और टिश्यू से जो वापस जानी है वो टिश्यू फ्लूइड में आएंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएंगे, वापस जाएंगे। तो इसमें क्या चीज़ें नहीं होती, इसमें लार्ज प्रोटीन नहीं होती मगर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। इसमें ग्लूकोज, रेड ब्लड सेल्स नहीं होते इंटरस्टिशियल फ्लूइड में मगर ग्लूकोज होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें हमारे पास जो एंटीबॉडीज़ हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स मैंने बताया कि दोनों में है तो ये तो होंगे, मगर एंटीबॉडीज़ इंटरस्टिशियल फ्लूइड में नहीं होती। तो आरबीसी जो लार्ज प्रोटीन है ये दोनों नहीं होती, आरबीसीज भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में नहीं होते, लार्ज प्रोटीन्स भी नहीं होते, तो डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। प्लांट ग्रोइंग इन सलाइन सॉइल फेस ये प्रॉब्लम ऑफ डिहाइड्रेशन ड्यू टू। देखिए, जो सलाइन सॉइल का मतलब है कि ऐसा प्लांट जो ज़्यादा सॉल्ट में ग्रो कर रहे हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर सोल्यूट कंसनट्रेशन, अगर सलाइन सॉइल है सोल्यूट कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी उस प्लांट में। ठीक है, सोल्यूट ज़्यादा होगा तो सॉल्यूट कंसनट्रेशन अब ज़्यादा होगी तो ज़ाहिर वाटर पोटेंशियल खुद कम हो जाएगा, तो वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मगर आपको एक चीज़ ध्यान में होनी चाहिए कि प्लांट में वाटर पोटेंशियल नॉर्मली कम ही होना चाहिए ताकि वो अपने सॉइल से वाटर को रिजॉर्व कर ले, वरना अगर उसमें वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा और सॉइल में कम होगा तो हाई टू लो कैसे आएगा, तो मुश्किल हो जाएगा। तो प्लांट में कम होगा, सॉइल में ज़्यादा होगा, तभी वो हाई टू लो आ सकता है ऑस्मोसिस के ज़रिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि रूट में वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा और सॉइल में वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस वजह से सलाइन सॉइल में ये इसका इफेक्ट आ रहा होगा। उसके बाद ड्यूरिंग कोविड-19 एपिडेमिक क्या हो रहा है, दी प्लाज्मा रिकवर्ड फ्रॉम पेशेंट्स इंजेक्टेड इन कोविड पेशेंट। जो प्लाज्मा रिकवर हुआ पेशेंट से वो हम लगाते थे कोविड पेशेंट में। ज़ाहिर है जो हम कह रहे थे कि बिल्कुल स्टार्टिंग में वैक्सीन आने से पहले जो प्लाज्मा लगा रहे थे तो ये काफ़ी इफेक्टिव प्रोड्यूस हुआ। क्यों, क्योंकि प्लाज्मा दी विच कंपोनेंट प्लाज्मा डू यू थिंक वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो एक ही चीज़ है, तो आपको ये खुद भी आइडिया होगा कि एंटीबॉडीज थी, प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होती हैं, एंटीबॉडीज ही क्या कर रही थी, कोविड मुदाफ़त को बढ़ा रही थी। तो ये आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी की एग्जाम्पल आ जाती है। इसके बाद चूज वन विच इज एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी की हमने देखना है, फीटस रिसीविंग एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर, ये तो नेचुरल है। ठीक है, ये नेचुरल इम्यूनिटी में आ जाता है। उसके बाद मदर रिसीविंग एंटीबॉडीज़, ये भी आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में, आर्टिफिशियल हमने एक्टिव बताना है। उसके बाद बेबी रिसीविंग MMR शॉट्स, शॉट्स का मतलब है वैक्सीनेशन, और जहाँ भी वैक्सीनेशन आए तो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी होती है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा भाई, उसके बाद बच्चा फॉलोइंग टाइप ऑफ टी सेल्स रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स। कौन से टी सेल्स चाहिए होते हैं बी सेल को एक्टिवेट करने के लिए। आपने पढ़ा होगा कि हेल्पर टी सेल्स होते हैं, ये आगे इंटरल्यूकिन 1 एक केमिकल वो प्रोड्यूस करते हैं, वो बी सेल्स को भी एक्टिवेट करता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल को भी एक्टिवेट करता है और हेल्पर टी सेल को भी और बढ़ाता है। तो कौन हुआ अल्टीमेटली, हेल्पर टी सेल्स, ये इसका ऑप्शन है। व्हाट इज द फेट ऑफ फेट का मतलब आगे इसकी किस्मत क्या होगी ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर आफ्टर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस साइनेप्स। आपको पता होगा कि अगर साइनेप्स है ये तो यहाँ पर न्यूरो ट्रांसमीटर आया, जब इसने काम कर दिया टूट के वापस चला जाता है, तो ये है टेकन बैक इनटू पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ऐसा नहीं है, ये प्री साइनेप्टिक पहले जहाँ से आए वहीं से जाएगा। रिमेन बाउंड टू पोस्ट साइनेप्टिक मूवमेंट, ऐसा भी नहीं है, टूट के वापस चला जाता है। रिमेन स्ट्रेन साइनेप्टिक लेफ्ट, ऐसा भी नहीं है, ब्रोकन डाउन बाय एंजाइम्स और वापस चला जाता है। ये इसका डी इसका ऑप्शन है। विच इमीडिएट चेंज इज ब्रॉट अबाउट इन दी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन।
ऑन द बाइंडिंग विद एक्साइटिंग न्यूरो ट्रांसमीटर। कौन सी चेंज आता है जब एक्साइटिंग न्यूरो ट्रांसमीटर बाइंड करता है तो सोडियम गेट्स ओपन हो जाते हैं और डीपोलराइजेशन और होती है और एक्शन पोटेंशियल आगे कैरी हो जाता है। तो पढ़ लेते हैं। सोडियम ये बी और सी में मेंशन है, ओपन होते हैं, तो बी इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ड्यूरिंग द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स हाइपरपोलराइजेशन वुड नॉट अकर इफ। हाइपरपोलराइजेशन आपको पता होगा कि पीक आती है और रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल से भी नीचे वोल्टेज चला जाता है, फिर दोबारा वापस आता है रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल पे। वो हाइपरपोलराइजेशन वो क्यों होती है? क्योंकि लीकी पोटेशियम चैनल्स ओपन होते हैं और वो थोड़ा सा और पॉजिटिव आयन बाहर चले जाते हैं और नेगेटिविटी और बढ़ जाती है। तो पोटेशियम का हमने ऑप्शन ढूंढना है, तो बी ही से पोटेशियम का मेंशन है। पोटेशियम गेट्स वर नॉट सो लाउजी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स। इलेक्ट्रिक साइनेप्स दो तरह के होते हैं, केमिकल और इलेक्ट्रिकल, दो तरह के। अब पढ़ लेते हैं। केमिकल में प्रेजेंस ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर तो केमिकल में होगा, इलेक्ट्रिकल में ज़ाहिर है न्यूरो ट्रांसमीटर तो नहीं आएगा। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स ये दोनों में होता है, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो सकता है। सोडियम पोटेशियम ग्रेडियंट तो ये भी नहीं होगा, केमिकल इन्वॉल्व नहीं है। एब्सेंस ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर तो ये इसका ऑप्शन सही होगा। ऑल्दो बी भी सही है मगर बी दोनों में हो रहा है, बी दोनों में हो रहा है, मगर डी जो है वो स्पेसिफिक जो पूछना चाह रहे हैं एब्सेंस ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल में होता है। विच ऑप्शन गिवन बिलो करेक्टराइज रिफ्रैक्टिव पीरियड। देखिए रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है? ऐसा पीरियड है जहाँ पर कोई दूसरा एक्शन पोटेंशियल ना आ सके, थोड़ा सा टाइम होता है। इसमें होता क्या है कि नॉर्मली सेल के अंदर, अगर ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर बाहर सोडियम होता है जिसकी वजह से बाहर वाली मेम्ब्रेन पॉजिटिव होती है, अंदर पोटेशियम होता है इसकी वजह से अंदर वाली मेम्ब्रेन नेगेटिव हुई होती है। तो रिफ्रैक्टिव पीरियड में क्या होता है कि आयन जो है एक्सचेंज कर देते हैं, और दो जो चार्जेस हैं वो पॉजिटिव बाहर और नेगेटिव अंदर होंगे, मगर बाहर की तरफ पोटेशियम चला जाता है और अंदर की तरफ सोडियम आ चुका होता है, आयन्स बाहर चले जाते हैं। तो अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या होना चाहिए। रिवर्सल ऑफ चार्जेस अक्रॉस न्यूरल मेम्ब्रेन। अगला ऑप्शन है चेंज इन द टाइप ऑफ आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। उसके बाद अगला ऑप्शन है, अच्छा भाई अगला ऑप्शन है, देखिए ये तो नहीं हो सकता, रिवर्सल और चार्जेस नहीं हो रहे क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव है, तो सही है। अब चेंज इन टाइप ऑफ क्रॉस, ठीक है, चेंज इन टाइप ऑफ आइन हो गया, ठीक है, बाहर पोटेशियम चला गया अंदर सोडियम आ गया, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इंपल्स कैन बी कंडक्टिव, मैंने भी बताया रिफ्रैक्टिव पीरियड ऐसा टाइम है जिसमें दूसरी इंपल्स नहीं आ सकती, तो ये बी इसका ऑप्शन हो जाएगा। मेम्ब्रेन पोटेंशियल +50 ऐसा नहीं है, बी इसका ऑप्शन हो जाएगा। ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी ऑफ फ्लाइट बर्ड्स रिक्वायर कोऑर्डिनेशन ऑफ मेनी स्केलेटल मसल्स, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन हैज़ टू बी सो डेवलप। देखिए कोऑर्डिनेशन बैलेंस सब के लिए सेरिबेलम ब्रेन का पार्ट है, ये बहुत बेसिक से आसान से एमसीक्यू है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज एक्टिवली यूज बाय मैथमेटिशियन ट्राइंग टू फॉर्मुलेट अ न्यू इक्वेशन। कौन सा पार्ट यूज़ होगा? देखिए हिप्पोकैम्पस का काम है मेमोरी के लिए, सेरिब्रम जो है उसका काम है लॉजिक के लिए, लॉजिक मैथमेटिक्स ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनमें सेरिब्रम काम आता है, तो इस भी ऑप्शन है। एमिगडाला का क्या काम है? बिहेवियर, प्लेजर, पनिशमेंट, ये पॉन्स का स्लीप वेक साइकिल, ये सारी चीज़ें में, तो 20 का ऑप्शन हो जाएगा। अ डेजर्ट मैमल फेसेस सीवियर डिहाइड्रेशन इन अ हॉट सनी डे, विच इंटरनल कंडीशन वुड लीड टू सिक्रेशन ऑफ ईडीएच। देखिए ईडीएच कब सिक्रीट होता है? जब वाटर क्या हो जाए, कम हो जाए, या ब्लड प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए, तो एब्जॉर्ब वाटर को एब्जॉर्ब करता है और ब्लड प्रेशर को वाटर की वजह से फिर बढ़ जाएगा। तो अब इसका ऑप्शन क्या होगा? हाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, ये क्या कह रहे हैं? विच इंटरनल कंडीशन वुड लीड टू सिक्रीशन, कब सिक्रीशन होगी? तो वाटर और बीपी कम होना चाहिए, तो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब है वाटर ज़्यादा है, तो ये गलत है। उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर, ये भी गलत है, ब्लड प्रेशर कम होगा तब रिलीज होगा। लो ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सही है, मतलब वाटर कम है, और लो सॉल्यूट प्रेशर का मतलब ये है कि हाई वाटर, सॉल्यूट कम होगा तो ज़ाहिर है सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, वाटर ज़्यादा, तो सी इसका ऑप्शन होगा। विच डिसऑर्डर वुड बी डायग्नोज बाय डॉक्टर ऑन सीइंग अ पेशेंट विथ थिक एंड ड्राई स्किन, पफी आइज एंड लो मेटाबॉलिक रेट। देखिए इसमें क्या होता है, ये जो सारी कंडीशन बताई हुई हैं, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ये थायरॉक्सिन जो एक हार्मोन है वो कम हुआ होता है, और जिसकी वजह से मैक्सिडीमा डिजीज़ हो जाती है, जिसमें स्किन ड्राई होती है, पफी आइज होती है, मेटाबॉलिक रेट कम होता है, तो मैक्सिडीमा होगा। क्रेटिनिज्म इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये बच्चों में होता है, किड्स में होता है, तो मैक्सिडीमा इसका ऑप्शन हो जाएगा। चूज द वन रिलेटेड टू हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। अब पैराथायरॉयड हार्मोन के बारे में फंक्शन पता होना चाहिए। पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है? कैल्शियम को ब्लड में डालता है, ठीक है, तो हाइपर, अगर हाइपो का मतलब कम होना, तो अगर ये कम हो जाएगा तो कैल्शियम ब्लड में नहीं आएगा। अब चेक कर लेते हैं, किडनी स्टोन को लेना देना नहीं है, हाइपर कैल्सीमिया ऐसा नहीं होगा, कैल्शियम ही कम है वैसे, वीकनेस ऑफ मसल नहीं, टेटनी, जब कैल्शियम कम आएगा तो टेटनी हो जाएगी, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। चूज मिसमैच पेयर। मिसमैच पेयर क्या है? ग्राफिन फॉलिकल प्रोजेस्टेरोन, यही मिसमैच पेयर है। बाकी चेक कर लेते हैं। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये बिल्कुल सही है, ये स्टिमुलेट करता है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। एस्ट्रोजन इनहिबिट एफएसएच, ये भी बिल्कुल सही है, तो ये गलत पूछ रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। एलएच है ओवुलेशन को, ये भी बिल्कुल सही है, तो ए इसका ऑप्शन हो जाएगा। ग्राफिन फॉलिकल एस्ट्रोजन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, और जो हमारे पास वो है कॉर्पस ल्यूटियम है, ये प्रोजेस्टेरोन को करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो नेगेटिव फीडबैक की एग्जाम्पल पूछ रहे हैं, तो
होता ये है एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट ड्यूरिंग वुंड हीलिंग, ऐसे नहीं है, ये पॉजिटिव फीडबैक में लेबर कॉन्ट्रैक्शन, जितनी कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगी ये पॉजिटिव उतना ज़्यादा होता जाएगा। स्टिमुलस ये पॉजिटिव में आते हैं। मिल्क सिक्रेशन ड्यूरिंग सकलिंग, बच्चा सकल करते तो मिल्क आते हैं पॉजिटिव में, मतलब एक दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं। पॉजिटिव का मतलब ये, नेगेटिव का मतलब ये होता है एक चीज़ बढ़े और दूसरी चीज़ कम हो। तो ये है कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि अगर बॉडी टेम्परेचर मिसाल के तौर पर ज़्यादा है, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो हाइपोथैलेमस पे जाता है सिग्नल। हाइपोथैलेमस क्या करता है, ब्लड वेसल को क्या कर देता है, सॉरी एक सेकेंड, अच्छा हम यहाँ पर थे, यहाँ पर वो ब्लड वेसल को कर देगा डायलेट, स्वेटिंग बढ़ा देगा, तो ऐसे काम करेगा कि जो बॉडी टेम्परेचर वो कम हो जाए। तो ज़्यादा था तो ऐसे स्टिमुलस आना शुरू हो गए, कम हो जाए, तो एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम, तो इसलिए ये नेगेटिव फीडबैक में आता है डी। मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड ट्रांसपोर्टेड एज कार्बोनेट आयन, ठीक है। चूज इवन नॉट टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग गैसेज एक्सचेंज एट टिश्यू लेवल, ठीक है। टिश्यू लेवल पे क्या हो रहा है, टिश्यू लेवल पे होता ये है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर आती है और टूट के ऑक्सीजन टिश्यू को दे देती है और हीमोग्लोबिन दोबारा वापस चला जाता है। तो अब देखते हैं कि ऐसी चीज़ नहीं हो रही। फॉर्मेशन ऑफ HHB ये बिल्कुल होता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट ये भी हो रहा होता है। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ऑक्सीहीमोग्लोबिन नहीं होता, ये चीज़ आपने याद रखनी है। मैंने बताया कि ऑक्सीजन निकल रहा है तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन बन नहीं रहा है, ये टूट रहा है, तो इसी इसका ऑप्शन है। अगला है ऑल आर रिलेटेड टू एक्स एक्सेप्ट एक्स, ये है, ठीक है। ये इन्होंने डायग्राम थोड़ी ब्लर है, अच्छा ये इन्होंने ये ऐसे मेंशन किया हुआ है, ये अंदर ग्रे मैटर है सारा, ये ग्रे मैटर है, बाहर वाइट मैटर है। इस पास इन्फॉर्मेशन टू ब्रेन, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इट पास इन्फॉर्मेशन टू सेंसिंग न्यूरॉन, ये गलत बताया हुआ है। सेंसिंग न्यूरॉन तो लेके आ रहा है, फिर आगे ये रिले न्यूरॉन होगा, आगे ये जाएगा मोटर न्यूरॉन, तो ये उल्टा बता रहे हैं ऑपोजिट, तो ये एक्सेप्ट की वजह से ये आ जाएगा ऑप्शन इसका बी। और आगे देख लेते हैं सिनेप्सिस विद एक्सॉन और सेंसिंग न्यूरॉन, बिल्कुल ठीक है। एक्सॉन सेंसिंग न्यूरॉन के सिनेप्स के यहाँ पर प्रेजेंट इन ग्रे मैटर ने बताया कि अभी ये ग्रे बाहर वाइट मैटर है, अंदर ग्रे मैटर है, तो 20 का ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स क्या काम करती हैं, यूजुअली चैनल्स वगैरह बना रही थी, हम देख लेते हैं। रिस्ट्रिक्ट एंट्री ऑफ पोलीमोलिक्यूल, नहीं, ये लिपिड का काम है। प्रिवेंशन ऑफ फ्रीजिंग ड्यूरिंग कोल्ड वेदर, जो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी वगैरह सारे लिपिड कंट्रोल करते हैं, ये भी नहीं। मूवमेंट ऑफ आयंस इंटर आउट ऑफ सेल, ये सही है, मैंने बताया कि आयंस वगैरह की मूवमेंट प्रोटीन से होती है, ऊपर भी इस तरह का एमसीक्यू होता है। मेम्ब्रेन मेंटेनेंस ऑफ मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, ये भी लिपिड का काम है, तो सी इसका ऑप्शन है। अ लेजर डिटैचेस इट्स टेल व्हेन अटैक्ड बाय प्रेडेटर, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है। ये एग्जाम्पल किसकी है, ये एग्जाम्पल है ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पर हम जब बच्चा हमारे पेट में होता है तो उसके हाथ के बीच में जो फिंगर्स के बीच में गैप भी फिल नहीं होता है, बाद में ऑटोलाइसिस से वो टूटता है, ख़त्म हो जाता है, लाइसिस हम ऑटोलाइसिस परफॉर्म करते हैं। तो ये जो लिजर्ड में भी ये ऑटोलाइसिस का काम जो टूटने का हो रहा होता है। अच्छा, अगला है चूज़ दी ऑप्शन करेक्टिंग शोइंग द करेक्ट सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट पहली बात तो ये फार्मेंटिन से बने होते हैं, ट्यूबुलिन से नहीं, तो ए और बी में से होगा। और इंटरमीडिएट फिलामेंट आपको पता होगा हमेशा सपोर्ट में काम आते हैं, तो ए इसका ऑप्शन है। न्यूक्लियो प्रोटीन है इन्वॉल्व इन, न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है। जहाँ भी न्यूक्लियो का वर्ड आए तो डीएनए आरएनए का जहन आपका आना चाहिए। डीएनए आरएनए से क्या, हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन। अब देख लेते हैं, सेल टू सेल रिकग्निशन नहीं, ये ग्लाइकोप्रोटीन का काम है। पासिंग हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन, ये बिल्कुल सही है, हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन क्योंकि न्यूक्लियो आ रहा है। बट इंश्योरिंग फास्ट स्पीड, ये माइलिनेशन है। माइलिनेशन किससे होती है, फैट से होती है। एक्टिंग एज सेल सरफेस मार्कर, नहीं, तो 20 का ऑप्शन है। इफ ए प्रोडक्टिव साइकिल ऑफ अ फीमेल स्टार्ट ऑन 10th of July, द ओवुलेशन इज मोस्ट लाइकली टू अकर। आपने पढ़ा होगा कि ओवुलेशन हमेशा मिड ऑफ साइकिल 14 डे, 28 डे साइकिल है तो 14 डे में हो रही होती है। तो अगर 10 को स्टार्ट हुई 14 ऐड कर दें 24th of July. Which of the following would be produced as a result of reduction division during gametogenesis? रिडक्शन डिवीजन क्या है, मियोसिस 1 को रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, और मियोसिस 1 में हमेशा 2n मतलब डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन जाता है। तो ओगोनियम में नहीं, प्राइमरी ओसाइड तो माइटोसिस से ही बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी। सेकेंडरी ओसाइड जो है ये बनता है मियोसिस 1 के बाद, और इसमें हाफ हो जाता है क्रोमोसोम नंबर। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्पल एंड टर्मिनल फ्लावर इन पी प्लांट इन F2 जनरेशन इफ वी क्रॉस ट्रू ब्रीडिंग पर्पल एक्सियल फ्लावर। देखें, पर्पल एक्सियल फ्लावर जो है आपने मेंडल का वो चार्ट पढ़ा होगा, ये डोमिनेंट है, दोनों करेक्ट है। और वाइट टर्मिनल फ्लावर ये रिसेसिव, दोनों करेक्ट है। तो दोनों का आपस में जब क्रॉस किया कराया जाएगा तो पर्पल एक्सियल फ्लावर आ जाएंगे। मतलब जो हमेशा आपने पढ़ा होगा दो करेक्टर को क्रॉस कराते हैं, हमेशा फर्स्ट जनरेशन में हेटेरोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट जो है वही करेक्टर आता है। तो पर्पल यहाँ से आ जाएगा और एक्सियल भी यहीं से आ जाएगा, मगर एक अलील जो है वो रिसेसिव की भी आ जाएगी, तो ये जीनोटाइप होगा। फिर जब इसको आप आपस में आगे जब क्रॉस किया जाता है तो 9:3:3:1 रेशो आता है। 9 कौन सा होता है, 9 होता है हमेशा डोमिनेंट वाला जो सबसे पहले था, जहाँ से स्टार्ट किया था हमने P1 से, और 1 होता है ये रिसेसिव वाला P1 वाला। जो बीच के दो हैं ये चेंज हो जाते हैं, मतलब एक करेक्टर एक पेरेंट से, एक करेक्टर एक पेरेंट से, वो दोनों 3:3 आते हैं। तो ये पूछ ये रहे हैं कि पर्पल
मतलब क्या, डोमिनेंट वाला एक पेरेंट वाला कैरेक्टर, टर्मिनल रिसेसिव वाला दूसरे पेरेंट वाला कैरेक्टर, तो हमेशा 3 होगा, ये आपने पढ़ा होगा। अगर आपको ऐसे नहीं याद तो आप ये भी कर सकते हैं कि जो F1 में रिजल्ट आया, मतलब क्या कि F1 में आया था 3/4, मतलब F1 में टोटल 4 थे रिजल्ट ना, तो 3 आए थे डोमिनेंट वाले, एक रिसेसिव वाला, इनको आपस में क्रॉस करा दें, प्रोडक्ट टूल लगा लें, तो 3/16 आंसर आ जाएगा, तो बी इसका ऑप्शन होगा। उसके बाद कैरियर फीमेल फॉर हीमोफीलिया, कैरियर का मतलब ये है कि फ़ीमेल का, अब यहाँ पर प्रेडिग्री बना लेते हैं, या फीमेल का रख लेते हैं या मेल का। कैरियर का मतलब है, कैरियर के लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ, चलें आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है। और कैपिटल आर शो कर रहा है जो डिजीज़ है, ठीक है। अच्छा, स्मॉल आर शो कर रहा है डिजीज़ है, चलें ऐसे कर लें। व्हाट विल बी, और मेल क्या है, मेल मैरिड टू अफेक्टेड मेल, ठीक है। कैरियर फीमेल और अफेक्टेड मेल है, तो मेल के लिए मैं स्मॉल आर यूज़ कर लेंगे। अब इनका जब क्रॉस कराएंगे, एक्स यहाँ से कैपिटल आर स्मॉल आर, और एक्स कैपिटल आर वाई, एक्स स्मॉल आर एक्स स्मॉल आर एक्स स्मॉल आर वाई। अभी पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी सन्स के लिए, बेटों के लिए, तो जब भी एक्स ये दोनों होंगे सिर्फ 100%, तो एक्स कैपिटल आर वाई और एक्स स्मॉल आर वाई ये 100% है, ठीक है। डॉटर का हमने कंसीडर नहीं करना, से पूछा नहीं है, तो इसमें एक नॉर्मल है एक डिसीज़ है, तो 50% क्या हो जाएगा, अफेक्टेड बच्चा हो जाएगा, तो बी हो गया। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ABO क्या है, मल्टीपल एलील की एग्जाम्पल है, बिल्कुल ठीक है। AIARB को डोमिनेट है, बिल्कुल ठीक है। आई जो है इंटीजर नहीं है, कुछ जीन है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओबेस लॉस ऑफ इनहेरिटेंस नहीं, ये नहीं है, ये मेंडल के लॉ को ओबे नहीं करता, ठीक है, क्योंकि को डोमिनेंस की इसमें चीज़ आ जाती है, को डोमिनेंस मेंडल ने ऐसे कुछ नहीं बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर पैटर्न बार्डनेस। पैटर्न बार्डनेस क्या है, ये सेक्स लिंक ट्रेट है, बिल्कुल सही है। नहीं नहीं, ये नहीं, ये सेक्सिंग ट्रेट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सॉरी मैंने गलत है, सेक्सिंग ट्रेट नहीं है पैटर्न बार्डनेस, तो ये ऑप्शन होगा गलत, ठीक है। अगर ड्यू टू हार्मोनल डिफरेंस, ये बिल्कुल सही है, हार्मोनल डिफरेंस की वजह से हो सकता है, बिटवीन सेक्सेस हार्मोन्स की वजह से ये कंट्रोल होता है। उसके बाद हेट्रोजाइगस मेल इज़ नॉर्मल, तो ये नहीं है, ऐसा नहीं होता। हमने पढ़ा था कि ये इसकी जीन ऐसी है, सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट है, कि अगर कैपिटल बी बार्डनेस के लिए शो करें और स्मॉल बी, और ये अगर मेल में प्रेजेंट हो, मतलब क्या कि मेल में हेट्रोजाइगस है मगर मेल को बार्डनेस का प्रॉब्लम होगा। अगर यही जीन कैपिटल बी स्मॉल बी फीमेल में हो, तो फीमेल में बार्डनेस का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसके बाद एक नॉर्मल एलील आ गई, कैपिटल बी नॉर्मल है, एक नॉर्मल आ गई, तो मेल में हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रॉब्लम हो जाएगा, फीमेल में हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रॉब्लम नहीं होगा, तो सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट से। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन मेल में नॉर्मल नहीं होता, फीमेल में नॉर्मल होता है, तो ये डी होगा। तो इसका बी और डी दोनों सही हो रहे हैं ऑप्शन, बट मेरे हिसाब से डी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ देखें सवाल ऊपर भी तीनों सवाल जेनेटिक्स क्या हैं, तो ये भी हेट्रोजाइगस होमोजाइगस ज़्यादा जेनेटिक्स से लेना देना है, तो डी मेरे हिसाब से होगा यहाँ पर इसका ऑप्शन। यू मस्ट हैव ऑफन हर्ड अबाउट हैमस्ट्रिंग इंजरी ऑफ प्लेयर्स, ठीक है। हैमस्ट्रिंग जो बैक ऑफ थाई पे मसल होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अपॉन हैमस्ट्रिंग मसल। देखिए हैमस्ट्रिंग सबसे पहली बात फ्लेक्सर ऑफ थाई है, लेग है, लेग को फ्लेक्स करता है हैमस्ट्रिंग मसल। उसके बाद एक्सटेंसर, ये तो गलत हो गया, ठीक है। अच्छा, इसकी ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट होता है, ये इशियल ट्यूबियोसिटी से स्टार्ट होता है, जो कि हिप बोन में होती है, और जो इंसर्ट मतलब ख़त्म होता है टिबिया बोन पे। तो पढ़ लेते हैं, इंसर्शन और टिबिया ऐसे नहीं है, इसकी ओरिजिन टिबिया पे है, ठीक है। नहीं सॉरी, इंसर्शन टिबिया पे, बी बिल्कुल सही ऑप्शन है, मैंने बताया इंसर्शन टिबिया पे है, तो बी ऑप्शन है। आगे क्या करें, ओरिजिनेट फ्रॉम पेल्विक गर्डल, ठीक है, ऐसा नहीं है, ये इशियल ट्यूबियोसिटी ओरिजिनेट हो रहा है, ओरिजिनेट फ्रॉम इलियम एंड फीमेल, ऐसा भी नहीं है, इशियल ट्यूबियोसिटी हो रहा है, तो बी इसका ऑप्शन है। उसके बाद चूज द करेक्ट फॉर मसल इन रिलैक्स पोजीशन। मसल रिलैक्स पोजीशन में कैसे होते हैं, एक्सपोज बाइंडिंग साइड एंड एक्टिन, ऐसा नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो एक्टिन के लिए बाइंडिंग साइड एक्सपोज होगी तब कॉन्ट्रैक्ट होंगे। इसके बाद ब्रॉड एच जोन इन साइको में, ये बिल्कुल सही है, जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो एच जोन डिसअपेयर हो जाते हैं, जब कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाते हैं एच जोन दोबारा अपीयर हो जाते हैं, ब्रॉड हो जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिजेस नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन में होता है, कैल्शियम भी रिलीज होता है कॉन्ट्रैक्शन में, कैल्शियम काम देता है कॉन्ट्रैक्शन में, तो बी इसका ऑप्शन है। उसके बाद चिल्ड्रन ऑफ मैसन डू नॉट इनहेरिट स्ट्रॉन्ग मसल्स डेवलप बाय फादर ड्यू टू हार्ड लेबर, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, उसने इनहेरिट नहीं किए अपने फादर से स्ट्रॉन्ग मसल्स हार्ड लेबर की वजह से। इसकी किसकी एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ओवर प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, नहीं ऐसा भी कुछ मेंशन ही नहीं है। उसके बाद नॉट इनहेरिटिंग एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ये सही है कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं उसने इनहेरिट नहीं किया, ठीक है, इनहेरिटेंस नहीं हुई, बस ये सिंपल इसका ऑप्शन है। यूज और डिसयूज ऐसा कुछ है ही नहीं, बच्चा पैदा हो रहा है, यूज और डिसीज तो अभी कुछ हुआ नहीं, तो सी इसका आंसर है। तो ये हमने डिस्कस किया है नम्स का अभी 2024 वाला पेपर।